हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। दोस्तों, हम राष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत भी हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा कर रहे थे। यानी पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा और उसमें भी हम आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा कर रहे थे। यानी पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है, किस तरह से उसकी समाप्ति होती है और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगता है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सारी बातों पर पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी। आज दोस्तों हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत किसकी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत किस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन पर। किस पर बात करेंगे? आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन पर। यानी अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफलता की बात करता है। किसकी बात करता है? यानी अनुच्छेद 356 की अगर हम बात करें तो यह संवैधानिक तंत्र विफलता की बात करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आम भाषा में क्या कहते हैं, यानी आम बोलचाल में क्या कहा जाता है इसको? आम बोलचाल में इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यानी अगर दोस्तों हम आर्टिकल 356 की बात करें तो आर्टिकल 356 में संवैधानिक तंत्र विफलता की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल की बात की गई है, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर आर्टिकल 356 को लागू कर देता है। यानी वहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाता है। ये बात कहाँ कही गई है? ये बात आर्टिकल 356 में कही गई है। लेकिन राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगा कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही? तो इसके लिए दोस्तों एक मंत्रालय है जिसको हम गृह मंत्रालय कहते हैं, और इस मंत्रालय के अंतर्गत कई सारे विभाग हैं। यानी अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या है, डिपार्टमेंट है, विभाग हैं, और एक विभाग हमारा कौन सा है? राज्य विभाग है। कौन सा विभाग है? राज्य विभाग है। यानी अगर हम बात करें तो राज्यपाल का ये कर्तव्य होता है, राज्य के राज्यपाल का ये कर्तव्य होता है कि प्रत्येक 15 दिन में एक रिपोर्ट कहाँ भेजेगा? वो राज्य विभाग को भेजेगा। यानी राज्य में क्या चल रहा है, राज्य की स्थिति के बारे में, कितने क्राइम हुए, किसके साथ क्या क्राइम हुआ, यानी बच्चों के साथ कैसा क्राइम हुआ या महिलाओं के साथ किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उन सारी रिपोर्ट को तैयार करके राज्य का राज्यपाल राज्य विभाग को भेजता है और वो क्या है, गृह मंत्रालय के पास जाता। तो इससे राष्ट्रपति को समय समय पर राज्य की जानकारी प्राप्त होती रहती है। अगर इस स्रोत के माध्यम से भी राष्ट्रपति को किसी राज्य की जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो अन्य स्रोतों से राष्ट्रपति किसी भी राज्य की जानकारी प्राप्त कर लेता। और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी भी राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है या वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो राष्ट्रपति ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगा देता है या राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 356 के अलावा भी और ऐसा अनुच्छेद है जिसको आधार बनाया जाता है राष्ट्रपति शासन का। यानी एक तो हमने अनुच्छेद 56 की हमने बात करी, लेकिन अनुच्छेद 356 के अलावा भी और भी ऐसा आर्टिकल है जिसको आधार बनाकर क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू करता। तो 356 के अलावा और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद की बात करें
तो अनुच्छेद 365 क्या कहता है? अनुच्छेद 365 ये कहता है कि केंद्र जो है राज्यों को, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। क्या दे सकता है दोस्तों? निर्देश दे सकता है, यानी केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, और अगर इन निर्देशों का पालन करने में राज्य असमर्थ है, या इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो केंद्र ये मान लेता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, यानी कि संविधान यहाँ पर क्या है, संविधान विफल हो गया है, और इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 356 के अलावा अनुच्छेद 365 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 365 ये कहता है कि केंद्र किसी भी राज्य को निर्देश दे सकता है, और अगर उन निर्देशों का पालन उस राज्य के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो केंद्र ऐसा मान लेता है कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या है, विफल हो चुका है, और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल की बात की जाती है, राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अनुच्छेद 355 की, तो अनुच्छेद 355 क्या कहता है? अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र का ये दायित्व है, केंद्र का दायित्व है या केंद्र का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की, केंद्र का ये दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण से क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। क्या करेगा? बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगा, आंतरिक शांति बनाए रखेगा, आंतरिक शांति स्थापित करेगा, और क्या करेगा? संविधान का पालन कराएगा, पालना कराएगा। क्या कराएगा? पालना कराएगा। यानी अनुच्छेद 355 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र का दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगा और उसमें आंतरिक शांति स्थापित करेगा। यानी किसी भी राज्य में इंटरनल डिस्टरबेंस पैदा नहीं होना चाहिए, उसमें क्या है? शांति स्थापित करेगा, और प्रत्येक राज्य से क्या है? वो संविधान की पालना करवाएगा। ऐसी अपेक्षा किससे की जा रही है? ऐसी अपेक्षा केंद्र से की जा रही है। यानी अनुच्छेद 355 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि केंद्र से ऐसी अपेक्षाएं की जा रही है कि केंद्र बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगा, आंतरिक शांति स्थापित करेगा और संविधान का पालन करेगा। और अगर कोई राज्य ऐसा करने में असमर्थ है, ऐसा नहीं कर पाता है, तो फिर ऐसा मान लिया जाता है कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र क्या है? विफल हो चुका है, और यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 356 की, तो आर्टिकल 356 संवैधानिक तंत्र विफलता की बात करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा आर्टिकल 365 और आर्टिकल 355 भी किसकी बात करता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन की बात करता है। और आर्टिकल 355 क्या कहता है कि केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, और अगर उन निर्देशों का पालन नहीं होता है तो ऐसा मान लिया जाता है वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। आर्टिकल 355 कहता है कि वह केंद्र का यह दायित्व होगा कि वो बाह्य आक्रमण से उसकी सुरक्षा करेगा, आंतरिक शांति उसमें स्थापित करेगा और संविधान का पालना क्या है? प्रत्येक राज्य से करवाएगा। यानी अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रपति शासन की, तो जैसे ही ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा, और इस उद्घोषणा को क्या है? लागू कर देगा। एक उद्घोषणा जारी करेगा दोस्तों, और ये उद्घोषणा क्या है? लागू हो जाएगी। और ये कितने महीने तक लागू रहेगी? ये 2 महीने तक क्या है? लागू रहेगी। यानी 60 दिनों तक ये लागू रहेगी। लेकिन ये कहा गया है अगर 60 दिन से ज़्यादा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को बनाए रखना है तो इसके लिए क्या है? संसद का अनुमोदन आवश्यक है। यानी अगर 2 महीने से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाना है दोस्तों, इसको और भी आगे लंबा खींचना है, तो संसद की क्या चाहिए? स्वीकृति चाहिए। क्या चाहिए? संसद की स्वीकृति चाहिए। और संसद साधारण बहुमत से क्या है? अगर ऐसे प्रस्ताव को
किससे? साधारण बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर देती है। तो फिर ये क्या है? 6 महीने के लिए विस्तरित हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान करने वालों का। किसका? मतदान करने वालों का बहुमत। साधारण बहुमत की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। यानी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा, यानी आर्टिकल 356 के तहत अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है या आर्टिकल 365 में जो प्रावधान किए गए ऐसी परिस्थितियां बन जाती है तो इन आर्टिकलों का प्रयोग करके राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा और ये उद्घोषणा जो जारी करेगा वो 2 महीने तक लागू रहती है। यदि 2 महीने के भीतर भीतर संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति दे देते हैं तो ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड है ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 6 महीने के लिए विस्तृत हो जाएगा। यानी इसका विस्तार हो जाएगा कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और इसके आगे भी बढ़ाना है तो दोस्तों फिर संसद का अनुमोदन चाहिए और फिर क्या है? 6 महीने करके इसको क्या है? 1 बरस के लिए बढ़ा सकते हैं। यानी 6 महीने करके 1 बरस के लिए इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर 1 बरस से अधिक समय के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू रखना, बनाए रखना है तो दोस्तों इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं। और शर्तें कब निर्धारित की गई थी? यानी अगर हम बात करें 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाना है। किससे? 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाना है। अधिक समय के लिए बढ़ाना है। 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाना है तो इसके लिए 2 शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं। और कब कर दी गई हैं? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। कौन से? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया था कि अगर किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन को लागू रखना है तो 2 शर्तें निर्धारित कर दी गई थी। किस अमेंडमेंट के माध्यम से? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। वो कौन कौन सी शर्तें थी? अगर हम उन शर्तों की बात करते हैं तो ये कहा गया था कि या तो संपूर्ण भारत में क्या होना चाहिए? संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात होना चाहिए, राष्ट्रीय आपात लागू हो, या फिर क्या होना चाहिए? उस राज्य में क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय आपात हो, राष्ट्रीय आपात हो, या फिर यह कहा गया है कि उस राज्य के किसी हिस्से में हो। उस राज्य के किसी हिस्से में क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय आपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय आपात होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 2 कंडीशन बना दी गई थी, 2 शर्तें निर्धारित कर दी गई थी कि अगर 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए इसको आगे बढ़ाना है तो 2 शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त में ये कहा गया था कि संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात लागू होना चाहिए। यानी जब प्रेसिडेंशियल रूल किसी राज्य में लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो 1 वर्ष अगर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है और उस तिथि से आगे बढ़ाना है, यानी कि 1 वर्ष से भी अगर आगे लेकर जाना है राष्ट्रपति शासन को, तो 2 शर्तें वहां पर बना दी गई थी कि या तो संपूर्ण पूरे भारत में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ होना चाहिए, आर्टिकल 352 लागू हो, या फिर जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन है उस राज्य में राष्ट्रीय आपात लागू हो, या उस राज्य के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात लागू हो, तो तब क्या है? 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन को उस राज्य में बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी शर्त की अगर हम बात करते हैं तो यह कहा गया है कि चुनाव आयोग क्या करे? चुनाव आयोग निर्धारित करे। क्या करे? चुनाव आयोग निर्धारित करे। क्या निर्धारित करे? कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। चुनाव कराना क्या नहीं है? संभव नहीं है। संभव नहीं है। यानी कि 2 शर्तें बना दी गई थी। एक तो संपूर्ण भारत या भारत के या उस राज्य में या उस राज्य के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात लागू हो, और दूसरा ये कहा गया कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ये कहे कि उस राज्य में क्या होना चाहिए? चुनाव कराना संभव नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है कि उस राज्य में चुनाव कराया जा सके। तब इस तिथि को क्या है? आगे बढ़ाया जा सकता है।
यानी कि 6-6 महीने करके आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी फिर संसद क्या है, अगर अनुमोदन कर देती है तो इसके लिए विस्तार इसका कितना और बढ़ जाता है, 6-6 महीने करके इसको क्या है आगे बढ़ाया जा सकता है। और कब तक बढ़ाया जा सकता है, यानी अधिकतम की अगर हम बात करें तो अधिकतम 3 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। कितना, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, यानी 3 वर्ष तक क्या है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये समाप्त हो जाता है। हालांकि कुछ अपवाद ऐसे केसेस हैं जिसमें क्या है ये और भी आगे चला है, जैसे पेप्सू के संदर्भ में हम देखते हैं पंजाब के, तो 7 वर्षों तक क्या है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। लेकिन संविधान में यही कहा गया है कि अधिकतम 3 वर्ष तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या है लागू रहता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसको समाप्त किस तरह से किया जा सकता है, अगर हम समाप्ति की बात करें, किसकी, राष्ट्रपति शासन की अगर हम समाप्ति की बात करें तो किस तरह से इसको समाप्त किया जा सकता है। यह कहा गया है कि या तो राष्ट्रपति क्या करे, राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा, जो भी उसने उद्घोषणा जारी की है, राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को क्या ले ले, वापस ले ले। उद्घोषणा क्या ले ले दोस्तों, वापस ले ले, तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। यह क्या कहा गया है, या संसद क्या ना करे, यह संसद अनुमोदन ना करे, संसद अगर स्वीकृति ना दे तब भी ये राष्ट्रपति शासन स्वयं समाप्त हो जाता है। यानी संसद अनुमोदन ना करे तब भी राष्ट्रपति शासन स्वयं समाप्त हो जाता है। यानी अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आर्टिकल 356, 365 और 355 अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसी से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और अगर हम समाप्ति की बात करें तो ये कहा गया है कि या तो राष्ट्रपति ने जो उद्घोषणा जारी की है उसको वापस ले ले, या फिर क्या है संसद अनुमोदन ना करे। तो इस तरह से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या है अपने आप समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में एक केस है जिसको हम एसआर बॉम्बे बनाम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। एसआर बॉम्बे बनाम मध्य प्रदेश 1994 का मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि राष्ट्रपति शासन की क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। यानी राष्ट्रपति शासन की क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। दोस्तों अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं, अगर हम प्रभाव की बात करें, किसी भी राज्य में प्रभाव की बात करें, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस राज्य में, तो ये कहा गया है कि वहाँ की क्या है, उस राज्य की विधानसभा को क्या कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। विधानसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। यानी किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल रूल लागू होता है तो वहाँ की क्या है, विधानसभा भंग हो जाती है और राज्य सरकार को क्या कर दिया जाता है, सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं राज्य पर, प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा गया है कि केंद्र को राज्य की विधायी या फिर वित्तीय या फिर प्रशासनिक शक्तियों पर क्या हो जाता है, शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो केंद्र को राज्य की विधायी शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, वित्तीय शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है और प्रशासनिक शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। और क्या क्या प्रभाव पड़ते, देश की जो व्यवस्था है
व्यवस्था कैसी हो जाती है? व्यवस्था संघात्मक से क्या हो जाती है? संघात्मक से एकात्मक हो जाती है। यानी कि व्यवस्था कैसी हो जाएगी? संघात्मक से एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। और उस राज्य का शासन कौन संभालता है? उस राज्य का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संभालता है। कौन? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा उस राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला जाता है। यानी अगर हम बात करें कौन संभालता है, तो व्यवहार में देखा जाए तो संबंधित राज्य का राज्यपाल उस राज्य की शासन व्यवस्था को संभालता है। यानी अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस राज्य में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या उस राज्य में प्रभाव पड़ते हैं। तो वहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। केंद्र को राज्य की विधायी शक्तियों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों पर भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। देश की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक होती है, तो संघात्मक से एकात्मक हो जाती है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा क्या है, उस देश की शासन, उस राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल क्या है, उस राज्य की शासन व्यवस्था को संभालता है। और क्या क्या प्रभाव पड़ जाता है? अगर हम प्रभाव की बात करें तो राज्य सूची पर या राज्य सूची के विषयों पर, किसके? राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? कानून बनाने का अधिकार कानून कौन बनाता है? कानून संसद बनाती है। यानी कि जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है? केंद्र सरकार के पास आ जाता है। केंद्र सरकार क्या है, उस पर कानून बनाती है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मामले में क्या है, अलग प्रावधान किया गया है। किसके माध्यम से? 69वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। और ये कहा गया था कि दिल्ली में जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तो किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? अनुच्छेद 239 के AB के तहत लगाया जाएगा। यानी कि अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 69वां संविधान संशोधन 1992 के में ये प्रावधान कर दिया गया था कि अनुच्छेद 239 AB के तहत क्या है, दिल्ली में क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन क्या है, लगाया जाएगा। और अब तक अगर हम बात करें तो दिल्ली में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? अब तक अगर बात की जाए तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन केवल एक बार लगा है। कितनी? एक बार लगा है। और कब लगा था दोस्तों? ये लगा था 2014 की अगर हम बात करते हैं। तो दिल्ली में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 239 के AB के तहत लगाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, अब तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत के राज्यों में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति, अब तक राज्यों की बात करें, किसे? भारत के राज्यों में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो कितनी बार लगा है? लगभग ऐसा माना गया है, लगभग की अगर हम बात करें तो 128 बार अब तक क्या है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यानी अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम की अगर हम बात की जाए, सर्वप्रथम किस राज्य में लगा था? सर्वप्रथम पंजाब में लगा था, जिसको हम पेप्सू के नाम से जानते थे उस समय, 1951 में लगा था। और सर्वाधिक की बार की जाए कि सर्वाधिक किस राज्य में लगा है, तो सर्वाधिक राज्य की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक राज्य किस में लगा है? 10 बार मणिपुर में लगा है। यानी राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक किस राज्य में लगा है? तो सर्वाधिक 10 बार लगा है, किसमें? मणिपुर में लगा है। लेकिन सर्वप्रथम किस राज्य में लगा है? तो पंजाब राज्य, जिसको हम पेप्सू के नाम से जानते थे, 1951 में लगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, किसके?
उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार लगा है? उत्तर प्रदेश में अब तक 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 9 बार क्या है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर हम बात करें दोस्तों संविधान निर्माताओं की, किसकी? संविधान निर्माताओं की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के जनक और जननी जिनको कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 356 को क्या कहा है? अगर हम अनुच्छेद 356 की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने इसे क्या मृत शब्द की संज्ञा दी है। ये कहा मृत शब्द की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 356 का प्रयोग बहुत ही रेयर केस में होना चाहिए, यानी कि जब ज़रूरत पड़े तभी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका मिसयूज़ करने के लिए इस आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि भारतीय संविधान के जनक और जननी जिनको कहा जाता है, उन्होंने आर्टिकल 356 को किसकी संज्ञा दी थी? मृत शब्द की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कहाँ कर दिया गया है? आर्टिकल 356 और क्या है? आर्टिकल 365 में राष्ट्रपति का प्रावधान कर दिया गया है। किसका? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कर दिया गया है। और ये आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 आधार हैं किसके? राष्ट्रपति शासन के आधार माने गए। इसके बाद दोस्तों हमारे तीसरा था वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कर दिया गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है दोस्तों, और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो, ऐसा समाधान हो जाए कि भारत की वित्तीय साख खतरे में है। क्या है? वित्तीय साख खतरे में है, तो राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? एक उद्घोषणा जारी करेगा और उस उद्घोषणा के माध्यम से संपूर्ण भारत में क्या लगा देगा? वित्तीय आपातकाल लगा देगा। और ये जो उद्घोषणा है ये कब तक लागू रहती है? 2 महीने तक लागू रहती है। ये कहा गया है यदि 2 माह के भीतर भीतर संसद का अनुमोदन मिल जाता है या संसद की स्वीकृति प्रदान हो जाती है तो फिर ये आगे बढ़ जाती है, और ये तब तक लागू रहती है जब तक कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को वापस नहीं लेते। यानी कि अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। और राष्ट्रपति को ऐसे लगे कि भारत की जो वित्तीय साख है वो खतरे में पड़ गई है, तो राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा और संपूर्ण भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देगा। और यह उद्घोषणा 2 महीने तक लागू रहती है। यदि 2 माह के भीतर संसद का इसको स्वीकृति प्रदान हो जाती है तो ये आगे बढ़ जाती है, अन्यथा अपने आप क्या है? ये समाप्त हो जाती है। तो संसद की स्वीकृति मिलने पर क्या है? ये अनिश्चित काल के लिए क्या है? आगे बढ़ जाती है। यानी ये तब तक आगे बढ़ी रहती है जब तक कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को वापस नहीं ले लेता। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हर 6 महीने या हर साल में क्या है? संसद की स्वीकृति इसको प्रदान की जाएगी। यानी अगर संसद ने एक बार इसको स्वीकृति दे दी तो ये तब तक लागू रहती है जब तक कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को वापस नहीं ले लेता। तो वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करें इसकी समाप्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को जब तक वापस नहीं लेते तब तक इसकी क्या है? समाप्ति नहीं होती है। अभी तक भारत की अगर बात की जाए तो भारत में अभी तक दोस्तों एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया था। हालांकि 1991 में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी, लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया है। क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? अगर हम प्रभाव की बात करें, यानी वित्तीय आपातकाल अगर भारत में लागू होगा तो क्या प्रभाव पड़ेंगे उससे दोस्तों? कहा गया है कि राज्य के जो धन विधेयक होंगे, राज्य के जो भी धन विधेयक होंगे, राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? संरक्षित रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? संरक्षित रख सकते हैं। यानी अगर भारत में वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है तो राज्य के जो धन विधेयक होते हैं उनको राष्ट्रपति संरक्षित रखते हैं। राज्य के
या राज्य की वित्तीय शक्तियाँ, राज्य की जो वित्तीय शक्तियाँ होती हैं उस पर किसका अधिकार हो जाता है? उस पर केंद्र का अधिकार हो जाता है। यानी कि राज्य की जितनी भी वित्तीय शक्तियाँ होती हैं उन पर केंद्र सरकार का अधिकार हो जाता है। और क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के, क्या सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में क्या कर सकते हैं? वेतनों में कटौती कर सकते हैं। कटौती कर सकते हैं या क्या है, कमी कर सकती है। तो राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार है कि राष्ट्रपति को लगेगा कि भारत में वित्तीय आपातकाल मतलब की परिस्थितियां बन गई हैं, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल लागू कर देगा। तो 2 महीने तक ये लागू रहेगा। अगर 2 महीने के भीतर भीतर संसद की स्वीकृति प्रदान हो जाती है तो ये अनिश्चित काल तक क्या है, लगा रहेगा। जब तक लगा रहेगा तब तक राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को वापस नहीं लेगा, तब तक ये वित्तीय आपातकाल रहेगा। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा भारत में कि राज्य के जो धन विधेयक है राष्ट्रपति उनको सुरक्षित रख लेगा, उन्हें पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और क्या है, राज्य की वित्तीय शक्ति, जितने भी राज्य हैं उनकी वित्तीय शक्तियों पर किसका अधिकार प्राप्त हो जाएगा? उसको क्या है, केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति क्या है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतनों में क्या कर सकता है, कटौती कर सकता है। लेकिन अभी तक एक भी बार भारत में क्या है, वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ये बात आपको क्या है, ध्यान में रखनी, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछे गए कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, 1 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार भी, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्या है, पूछे जाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए, नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए, तो 3 बार अब तक क्या है, वो लग चुकी है। ये बात दोनों ध्यान में रखना है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बने रहिए।